हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, मस्त मज़े में। तब हम लोगों का फाइनली 3 चैप्टर हिंदी का ख़त्म हो गया है ना। एकदम बढ़िया से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं और 3 को ख़त्म कर लिया। आज हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है क्या, चौथ का चैप्टर है ना, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, है ना। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। और इसको लिखने वाले लेखक का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के रहने वाले थे, उन्हीं ने ही लिखा है। और बड़ा ही बढ़िया अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है इसको लिखा गया है उनके द्वारा, है ना। इसी चैप्टर में ये बताया गया है कि आखिर में जो आज स्त्रियां हैं, जो लेडीज़ हैं और जो जेंट्स है, उसमें क्या डिफरेंस है। एक ऐसा भी समय था जब कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब कृषि उद्योग आया ना, तब से डिफरेंस धीरे धीरे दोनों में शुरू होने लगा, है ना। तो हम लोग तो पूरा का पूरा देखबे करेंगे लोग, लेकिन आज जो है अर्धनारीश्वर का हम लोग क्या देखेंगे लोग? लेखक परिचय, है ना। सारे के सारे लेखक जी जो हैं, इनके बारे में जो भी बातें हैं, सारे बातें हम लोग देखेंगे, है ना। यही है रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना। ये जो आपको दिख रहे हैं यही है रामधारी सिंह दिनकर जी। आज हम लोग इनके बारे में सारे कुछ जानेंगे। और हम बार बार आप लोगों से क्या बताते हैं कि पाठ जो है हिंदी 10th तो है नहीं कि जो हम लोगों को सिर्फ चैप्टर पढ़ लेना है, क्वेश्चन आंसर कर लेना है, बात ख़त्म। हम लोगों को 12th में आ गए हैं और इतना मानसिकता का लेवल जो है वो अब तो हो ही गया होगा कि हाँ भाई, अगर हम लोग राइटर्स नेम नहीं पढ़ेंगे तो फिर ना तो लंबा क्वेश्चन हो पाएगा और ना ही हम लोग ऑब्जेक्टिव को उतना बढ़िया से सोल्व कर पाएंगे। काहे कि हर एक चैप्टर से मिनिमम एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे ही देता है ना। तो एकदम बढ़िया से हम लोग चले। एक बार लंबे सांस लो और कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए बैठ जाओ इत्मीनान के साथ। सारे डिस्ट्रैक्शन को द एंड करो और 30 मिनट के लिए एकदम शांति के साथ बैठ जाओ, ताकि इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन होगा अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करेंगे, ताकि टेस्ट भी हो जाए, है ना। चलिए, आज तो हम लोगों को देखना है पूरा का पूरा लेखक परिचय और इनके बारे में देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे सारे के सारे एक्सप्लेनेशन इसका चैप्टर लाइन बाय लाइन। और बहुत बढ़िया एक वो चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर में क्यों नारियों को दबाया जा रहा है। वो अलग बात है, कहने की बात है। आजकल नारियाँ जो है मर्दों को दबा रही है ना कुछ तो शादी ब्याह करके मेंटेनेंस के केस करके अपने घर रह रही है और दुनिया भर का अपना गुजारा भत्ता रह रही है ना। चलिए देखिए, जो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका जो जन्म है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब? 1908 को हुआ था। 1908 को कब? 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हो गया था, यानी कि ये स्वर्गवास हो गए थे। कब? 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया था, है ना। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी ने जन्म लिए थे और 24 अप्रैल 1974 को इस दुनिया को विदा करके चले गए, है ना। चलिए, जो इनका जन्म स्थान है, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान है, जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था, वो कौन सी है? सिमरिया है, जो कि बेगूसराय में पड़ता है, जो कि हम लोग का बिहार है ना। बिहार में एक जिला है बेगूसराय, वहीं उसी के तहत एक गांव आता है जिसका नाम है सिमरिया। यहीं पे उनका जन्म हुआ था। और ये बताओ, आप लोग में से कौन कौन जो है बेगूसराय से अभी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट करो। और कौन कौन सिमरिया से देख रहा है वो कमेंट करो। उसका तो यही होंगे चाचा दादा काका वगैरह जो भी होंगे, है ना। नाता में लग ही जाएंगे अगर नाता खोजा जाए तो, है ना। चलिए, जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इनका माता जी जो थी उनका नाम क्या था? मनरूप देवी। क्या? मनरूप देवी इनके माता का नाम था। और रवि सिंह जो है इनका पिताजी का नाम था। क्या? रवि सिंह इनका पिताजी का नाम था और मनरूप देवी इनका माता का नाम था, है ना। और जो इनकी वाइफ थी, जो इनकी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? श्यामावती देवी। क्या? श्यामावती देवी था, है ना। श्याम से याद रख सकते हैं, श्याम लड़का का नाम हो गया, और श्याम देवी अगर याद रख लो तो उससे भी मिल जाएगा श्यामावती देवी का है। कि बाकी श्यामावती देवी किसी भी चैप्टर में पूरा हिंदी में कहीं जिक्र नहीं हुआ है ना। तो अपना अपना ट्रिक होता है याद करने का, है ना। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोगों ने उनका जन्म, मरण, माता पिता, उनके पत्नी के बारे में देखा, है ना। देखिए, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को इन्होंने इस दुनिया को विदा कर दिया था। उनका जन्म स्थान सिमरिया है बेगूसराय,
जो कि एक बेगूसराय जिला है, उसी के अंतर्गत एक सेमरिया गांव आता है, वहीं पे हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है ना, सब कोई जानता है। उनका माता पिता का जो नाम था, माता का नाम क्या था, मनरूप देवी था, और पिताजी का नाम क्या था, रवि सिंह। और उनकी जो पत्नी थी, जो धर्म पत्नी, उनकी वाइफ जो थी, उनका नाम क्या था, श्यामावती देवी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी उनकी शिक्षा के बारे में भी तो जान लेनी जरूरी है ना, कि भाई साहब ने कैसे कैसे पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ से की है ना। वो तो उनका जन्म वगैरह था, जन्म, मरण, माता पिता, पत्नी, घर। चलिए अब इनके शिक्षा के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, इनको कहाँ से हुआ था, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, है ना था। हाँ, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है यानी कि बचपन की शिक्षा उनके गांव और उसी के आसपास से 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, देखिए, है ना। और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए। किस चीज़ में, तो इतिहास में इन्होंने बीए किया था। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, उन्होंने बीए इतिहास सब्जेक्ट से किया था। और उनका प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, गांव में हुआ था। गांव में पढ़ने के बाद गांव के बगल में कौन थोड़ा सा, जैसे गांव में 5वां लेख पढ़ लिया, बगल के गांव में है 8वां लेख पढ़े, उसके बगल के गाँव में, है ना, कुछ और पढ़े। तो वही चीज़ है कि एक मिनट हाँ, चलिए, क्या प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुआ था, जैसे कि गांव में मान लो 5वां तक पढ़े, उसके बाद उन्होंने गांव के बगल में आसपास से में पढ़े उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने क्या, मोकामा घाट, है ना, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल जो है, वहीं से उन्होंने 1928 ईस्वी में क्या किए, मैट्रिक पास कर लिए, है ना। 1928 ईस्वी में उन्होंने ही मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से क्या किए, मैट्रिक पास कर लिए। यानी कि बेगूसराय और मोकामा जो है पास में ही होगा, है ना। और आजकल कुछ दिन पहले की बात है, हमको लग रहा है लगभग 1 महीना पहले की बात, मोकामा का विधायक अनंत सिंह को कौन नहीं जानता है ना, किसका सरकार है तो बोला था ना। तो उसी से लेकर इनका कोई अभी ज़मीनी मैटर भी चल रहा है ना, इनका ज़मीनी मैटर उसी से चल रहा है। अब तो ये खैर चले गए हैं, लेकिन इनका बाल बच्चा नाती पोता जो होगा वो उसी से ज़मीनी मैटर भी चल रहा है। और बड़ा न्यूज़ वगैरह देखना, कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, आप लोगों को पता चलेगा, है ना। तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने गांव के आसपास से की ये एक, और 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, है ना। और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स कर लिया। किस चीज़ में किया, तो हिस्ट्री में किया, है ना। अब देखिए उनका वृत्ति, उनके वृत्तियाँ के बारे में जान लेते हैं लोग, है ना, कि उन्होंने क्या क्या किए। देखिए सबसे पहले प्रधानाध्यापक यानी कि शिक्षक, HA हाई स्कूल बरबीघा, सब रजिस्टर्ड, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्यरत, है ना। एगो आदमी ये भाई साहब रामधारी सिंह दिनकर, देखो इनका सबसे पहले प्रधानाध्यापक भी बने। चलो किस में, तो HS हाई स्कूल जो था उसी में, HE हाई स्कूल जो था इसी में क्या बने, प्रधानाध्यापक बने, है ना। उसके बाद इन्होंने सब रजिस्ट्रार जो होता है, उसके बाद सब डायरेक्टर बने, है ना। देखिए एक तो प्रधानाध्यापक बने, फिर सब रजिस्ट्रार भी बने, फिर सब डायरेक्टर भी बने, और उसके बाद जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या, हिंदी के प्रोफेसर भी बने, है ना। कहाँ पे, भागलपुर में बने, है ना। उसके बाद उन्होंने उप कुलपति, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्यरत रहे। इनके ये सारे के सारे क्या है, ओहदा हैं, यानी कि इनकी वृत्ति हैं।
तो इनकी वृत्ति, इनकी शिक्षा के बारे में भी हम लोग जान लिए, इनके जो है जन्म, इनका मरण, इनका गांव, इनका माता, इनका पिता, इनकी वाइफ के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब जो है ना इनमें इनके थोड़ा साहित्य में क्या क्या अभिरुचियाँ थी वो भी जान लेते हैं, है ना। इसी से ऑब्जेक्टिव वगैरह तैयार होगा और इसी से अगर हम लोग जब सब्जेक्टिव लिखेंगे, है ना, जब गद्यांश वगैरह लिखेंगे तो वहाँ पे भी हम लोगों का बड़ा काम आएगा। इसलिए इनके बारे में जितने जानेंगे उतना बेटर होगा, लेकिन खास ज़्यादा जानना भी नहीं है, इतना ना जाने कि हम लोगों का आउट ऑफ दिमाग हो जाए, और आउट ऑफ सिलेबस जानकर किसी भी लैंग्वेज में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। और ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है, लैंग्वेज हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, सब्जेक्ट मान कर पढ़ते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है ना। चलो अब इनकी क्या क्या चीज़ में, साहित्य में कैसे कैसे अभिरुचि थी, ये चीज़ को इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुआ। इनका सबसे पहल का 1925 में इन्होंने इनका पहल का कविता जो है प्रकाशित हो गया था। यानी कि ये पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इनका पहल का कविता कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 में हुआ था, है ना। छात्र सहोदर, है ना, इनका कविता, पहल का कविता का नाम क्या है, छात्र सहोदर है ना। देश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित, है ना। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ। प्रणभंग यानी कि एगो पुस्तक जिसका नाम क्या है, प्रणभंग है ना, प्रणभंग है, उस ये भी प्रकाशित हुआ। कितनी उम्र में, तो 21 वर्ष की उम्र में। ये तो जो है कविता तो लिखबे किए थे, सबसे पहली का कविता ये छात्र सहोदर लिखे थे, है ना, 1925 में लिखे थे। लेकिन 21 वर्ष की उम्र में इतना कविताएं लिख चुके थे कि इनको एक कविता का किताबें छपवाना पड़ा, सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में। देखो काहे कि उस समय इनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के पास आज कोई चीज़ है तो वो डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, तो वो मोबाइल है। मोबाइल होने पर हम लोगों के पास तरह तरह की ऐप हैं। अब उस ऐप के वजह से, है ना, जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें सारी हमारे पास आ जा रही हैं, है ना। उस वक्त इन लोगों के पास जिनको जिस चीज़ में रुचि लगता था उस चीज़ में वो बड़ा कमाल करते थे। रीज़न यही था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। लेकिन आज रीज़न क्या, डिस्ट्रैक्शन की तो चारों ओर से भीड़ पड़ी हुई है, बस हम लोगों को उसमें समा जाना है थोड़ा सा, है ना। तो इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में किताबें लिख दी पूरा कविता का, जिसका नाम क्या पड़ा, प्रणभंग। ये भी याद रखना है कि इनका जो पुस्तक लिखे थे कविताएं का, उसका क्या नाम है, प्रणभंग नाम है ना। चलिए अब इनकी कृतियाँ के बारे में देख लेते हैं लोग, है ना। कृतियों के बारे में भी जानना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है ना। देखिए प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रभंग 1929 में, रेणुका, देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले प्रभंग कब छपाया था, 1929 में। उसके बाद जो है रेणुका 1935 में। उसके बाद हुंकार जो है 1938 में, और रसवंती जो है 1940 में छपाया था, है ना। कुरुक्षेत्र जो है 1946 में छपाया था। रश्मि रथी जो है 1952 में, और नील कुसुम जो है 1954 में छपाया था। उर्वशी जो है 1961 में छपाया था, और परशुराम की प्रतीक्षा जो है 1963 में छपाया था। कोमलता और कवित्व जो है 1964 में छपाया था। हारे को हरिनाम जो है 1970 में छपाया था, और सारे बहुत इनकी काव्य वगैरह छपाया था। देखो इतना के सारे इनके कृतियाँ देखो कि कैसे कैसे छपाया था। सबसे प्रभंग जो है 1929 में छपा गया था, कब, सिर्फ 21 ईयर की एज में, 21 वर्ष के उम्र में। उसके बाद रेणुका जो है 1935 में छपाया था। हुंकार जो है 1938 में छपाया था। रसवंती जो है 1940 में छपाया था, और कुरुक्षेत्र जो है 1946 में छपाया था, और रश्मि रथी 1952 में छपाया था। नील कुमूल जो है, कुसुम जो है 1954 में छपाया था। उर्वशी जो है 1961 में छपाया था, है ना। उसके अलावा परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में छपाया था, और कोमलता और
कवित्व जो है 1964 में छपाया था। हारे को हरिनाम जो है 1970 में छपाया था। और बहुत सी इनकी कृतियाँ कविताएं छपाई गई थी, है ना। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट यही है पर भंग जो है ये 1929 में छपाया था। और 1929 में छपाया था। उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र सिर्फ 21 यानी कि 21 बरिस थी, है ना। चलिए अब आगे थोड़ा देख ले। प्रमुख गद्य कृतियों मिट्टी की ओर 1946 में। अब देखिए इनका गद्य, पहले प्रमुख गद्य कृतियां मिट्टी की ओर 1946 में छपाया था, है ना। अर्धनारीश्वर जो 1952 में छपाया था, है ना। इन्होंने अर्धनारीश्वर जो हम लोग का चैप्टर है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे, आज तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो है अर्धनारीश्वर 1952 में छपाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना कि अर्धनारीश्वर कब इनका कृतियाँ जो है लिखा गया था या छपाया गया था। तो हम लोग बोलेंगे 1952 में, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय 1956, काव्य की भूमिका जो है 1958, वट पीपल जो है 1961, शुद्ध कविताएं की खोज जो है 1966 और दिनकर की डायरी 1973 और सारी चीज़ें इन्होंने छापे थे, है ना। तो इतनी सारी इनकी कृतियां हैं, और भी हैं लेकिन उसकी जिक्र नहीं किया गया है। तो जिक्र नहीं किया गया है हम लोग तो पढ़ने की क्या फ़ायदा है, रटने की क्या फ़ायदा है। हम बार बार बोलते हैं कि लैंग्वेज है, इसका ज़िंदगी में काम आने वाला नहीं है। हाँ, किसका आएगा? जो इंटर के बाद ISC के बाद ग्रेजुएशन लेगा, अपने लैंग्वेज से लेगा, उसके लिए बेटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। चलिए अगला पेज है पुरस्कार और सम्मान, है ना। हमको लग रहा है 1-2 पेज और है, उसके बाद हम लोग इनका 5-7 जो होगा ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट लगा लेंगे, ताकि इनसे हम लोग निफिकिर हो जाए और कल खूब बढ़िया से अर्धनारीश्वर को एकदम सजा के पढ़ेंगे लोग, मज़ा के साथ पढ़ेंगे लोग। रीज़न ये है ना कि अर्धनारीश्वर एक ऐसा चीज़ है कि अगर ऐसा चैप्टर है कि मान लो कि अगर कोई हस्बैंड है, अपने पत्नी को बड़ा ध्यान रख रहा है, अच्छा से देखभाल कर रहा है, तो उस हस्बैंड, उस लड़के के घर वाले जो हैं, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब क्या कहेंगे कि ये तो जोड़ू का गुलाम हो गया है ना। हाँ, जोड़ू का गुलाम हो गया है। इसके अलावा ये कहेंगे कि अगर काम में हाथ बढ़ा रहा है तो ये क्या कहेंगे लोग कि तो अदबेसरा है ना। तरह तरह की बातें हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। इनका जो है पुरस्कार और सम्मान, कौन कौन सी पुरस्कार मिला, कैसे कैसे इनको किन किन चीज़ों से सम्मानित किया गया, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। इनकी कृतियाँ वगैरह के बारे में, शिक्षा वगैरह के बारे में, जन्म मरण सब चीज़ देख लिए। देखिए, संस्कृत के 4 अक्षर अध्याय पर साहित्य का अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ का कह दे रहे हैं हम बार बार, देखो भारतीय का है नहीं चल रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको किस किस पर मिला है? तो संस्कृत के 4 अक्षर अध्ययन और साहित्य जो है अकादमी जो है और उर्वशी जो है, इसी दूगों पर, अकादमी और उर्वशी ये दोगो साहित्य ऐसा लिखे हैं, उसी के हिसाब से उसी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के ये सांसद रहे, जैसे कि एक लोकसभा का सांसद होता है वैसे ही राज्यसभा की भी सांसद होता है ना। जब एक पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो उसी सीटें में से वो लोग भी अपना एक स्पेशल राज्यसभा सांसद बना के भेजते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इतना पढ़े लिखे थे, इतना उन्हार थे, तो किसी पार्टी वालों ने इनको भी बोला होगा कि चलो कोई बात नहीं, आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हमारे पास आइए, हम लोग आपको सांसद बना के डायरेक्ट लोकसभा में भेज देते हैं, है ना। तो इनको राज्यसभा सांसद भी बनाया गया और पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में समादूत, है ना। इनको एक तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलबे किया, उसके साथ साथ इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और राष्ट्रीय कवि के रूप में तो इनको कोई बातें नहीं है, पूरा का पूरा समादूते हैं, है ना, पूरा का पूरा चीज़ समाये हुए हैं ना। थोड़ा सा 2 पेज और हैं, 1 पेज या 2 पेज होगा, इनके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं, वो तो थोड़ी थोड़ी थी और थोड़ा सा देखना है ना। देखिए, राष्ट्र कवि, देखिए
और ये भी पूछ सकता है कि कवि ये जो थे अंतर्राष्ट्रीय थे या राष्ट्रीय थे? ये राष्ट्र कवि थे, है ना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे, देखो जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। यानी कि ये जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ये तो कवि हैले हैं और इसके साथ साथ गद्यकार हैं। हम लोगों ने इनकी कृतीय गद्यकार में पढ़ा ना, तो कवि भी हैं ये और बहुत बड़े गद्यकार भी हैं, है ना। दिनकर छायादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग के परवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। और भारतेंदु युग जो है ना, उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण, है ना, और आधुनिक कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। यानी कि अभी भी इनको आधुनिक कवि के रूप में इंसान जानता है ना। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी। किस 30 के दशक में, यानी कि 1930 से उन्होंने लगभग में कविता लिखना शुरू कर दिया था, है ना। किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। चलो ठीक है, ये तो बात ठीक है। इन्होंने कब से? तीसरे युग से इन्होंने तीसरे दशक से इन्होंने कवि लिखना शुरू कर दिया था। तीसरे दशक यानी कि 1930 से 21 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन इनको कवि के रूप में चौथा दशक यानी कि 1940 के बाद ही इनको पहचाना गया, है ना। तो सही बात है, कोई भी काम कोई करता है तो उसको उसी समय सफलता नहीं मिल जाती है, लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। वहीं इन्होंने क्या 30 के दशक से शुरू किया और 40वां यानी कि चौथा दशक तक आते आते वो क्या हुए, पूरा का पूरा एकदम बढ़िया। तीसरा दशक से शुरू किया और चौथा दशक आते आते ये क्या हुआ, 30 पूरा का पूरा हमारे देश में मशहूर हो गए, है ना। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना और समाज राजनीति, है ना, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्षण बोध है जो इनके साहित्य में अनेक स्तर पर व्यक्त होता है। सही बात है, वो सामाजिक थे, एक तो कवि थे, ठीक है, एक तो गद्यकार थे, वो सामाजिक थे, तभी ना उनको राज्यसभा सांसद किसी पार्टी ने बनाया, है ना। और जब वो सामाजिक थे, राज्यसभा सांसद बन गए, तो वो तो राजनीतिकार भी हो गए, राजनीति वाले भी हो गए, है ना। चलिए अगला थोड़ा सा यहाँ और बचा है, इसको देख ले। यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथिलीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मंचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है ना। अर्धनारीश्वर जो हम लोगों के चैप्टर हैं, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तो कवि जी के बारे में यानी कि दिनकर जी के बारे में खूब बढ़िया से देखे लोग, और कल जो अर्धनारीश्वर चैप्टर इन्होंने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस अर्धनारीश्वर चैप्टर में दिनकर जी जो हैं वो अपना सारे के सारे मलाल जो हैं, जो भी भेदभाव हैं, नीच ऊंच है, एक लेडीज में एक जेंट्स में यानी कि मर्द में औरत में, सारी चीज़ों को ये इसमें अपने दिल की बात इस चैप्टर में रख दिए हैं, है ना। चलिए एक बात बताइए, हम लोगों ने देखा कवि परिचय बढ़िया से देखा, लगभग में जो भी देखा होगा उसको ये जो हमको लग रहा है 5-6 गो क्वेश्चन है उनको सही हो जाना चाहिए। जो उनका पूरा का पूरा सही होगा उसको मिलेगा इनाम, हम बार बार बोलते हैं ना। तो उसके लिए फिर से एक बार खूब बढ़िया से लंबी सांस लो और बैठ जाओ। काहे कि जो जो पढ़ा होगा दिल से उसको ये 5 का 5 आ जाएगा। काहे कि जन्म मरण वाला ही है, माता पिता वाला ही है ना। और जो नहीं पढ़ा होगा उसका तो कोई बातें नहीं है ना। चलिए पहले का क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, दिनकर का पूरा नाम क्या था। जो दिनकर जी थे इनका पूरा नाम क्या था, राम वृक्ष सिंह था, रामधारी सिंह था, या रामकरण सिंह था, या राजनाय सिंह था, है ना। तो ये बात बताइए उनका पूरा नाम क्या था। तो यहीं पे ना आंसर हम लोगों का छिपा है, रामधारी सिंह दिनकर। तो यानी कि ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, बी होगा, है ना। चलिए जौन होशियार होगा, जो पढ़ा होगा तो उसको ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो ऊपर लिखा था, है ना। चलो दिनकर जी का जन्म देखिए, दिनकर जी का जन्म
कब और कहाँ हुआ था। इसमें दो क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था और दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, दोनों क्वेश्चन इसी में है ना। तो एक बात बताइए, दिनकर जी का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को कहाँ, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, या 23 सितंबर 1909 को सिमरिया पूर्णिया बिहार में हुआ था, या 22 सितंबर 1908 को सिमरिया भारत उत्तर प्रदेश में हुआ था, या 23 सितंबर 1910 को सिमरिया पूर्णिया बिहार में हुआ था। तो सबसे पहले पूर्णिया का जिक्र नहीं है ना, उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है, पूर्णिया के जिक्र ही नहीं है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था कहाँ, सिमरिया में हुआ था, जो कि बेगूसराय में पड़ता है बिहार में, वहीं पर 23 सितंबर 1908 को हुआ था, है ना। चलिए दूगो हुआ। तीसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा का क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक की परीक्षा पास की, यानी कि दिनकर जी ने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किए, किस विषय में किए। तो एक बात बताइए हमको, हिंदी में किए थे या भूगोल में किए थे या इतिहास में किए थे या संस्कृत में किए थे, है ना। हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आप लोगों को कमेंट करना है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 का जो होगा वो कर देना है। तो हमने पहले ही बताए थे, इनका जब पढ़ाई लिखाई वाला बात हो रहा था, बचपन तो 10वां तो गाँव से कर लिए थे और आसपास से, लेकिन ग्रेजुएशन कहाँ, इतिहास से किए थे, वहाँ से, है ना। चलिए, यानी कि 3 के सी आप लोग ऐसे करके भेज सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो है अर्धनारीश्वर पाठ की रचनाकार कौन है। जयप्रकाश नारायण है, दिनकर है, चंद्रधर शर्माधर है, या उदय प्रकाश है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है इसका जो है रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। तो एक बात बताओ, इनका लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है ना, ना ना, पिछले चैप्टर में इनके बारे में पढ़े लोग, इनका दूसरा चैप्टर है ना। चलिए, चंद्रधर शर्मा है नहीं, उदय है नहीं, ये जो है दिनकर साहब हैं। और जो पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को ही हम लोग शॉर्ट में दिनकर साहब बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं, किस युग के कवि माने जाते हैं। हमने यही बताया था, है ना, जब हम लोग हमने बोला था कि ये 2-3 को जो है राष्ट्र कवि वगैरह जो है, इसको हम लोग खूब बढ़िया से देख लेंगे तो हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा, इसी में से है, यानी कि थोड़ा सा निचोड़ में से है कि दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं। छायावाद युग के, द्विवेदी युग के, या छायावादोत्तर युग के, या भारतेंदु युग के। देखो यहाँ पे हर कोई ये 2 में गड़बड़ा जाएगा कि यही दोनों में से एक होता, छायावाद और छायावादोत्तर, दोनों में अंतर है। तो याद रखना, छायावादोत्तर युग के ये क्या थे, कवि माने जाते थे, है ना। तो हम लोगों का हाँ इतना ही है। 5 गो ऑब्जेक्टिव था टेस्ट के लिए, 5 में 5 जिनको आया होगा उनको तो मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। और जिनको 4 आया होगा वो थोड़ा मेहनत करे, जिनको 3 आया होगा वो तो हर हाल में मेहनत करे, और जिसका उससे कम आया होगा वो सिर्फ बैठे होंगे, है ना, पूजा पे मन होगा भूजा पे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने बेसिकली जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। और रामधारी सिंह दिनकर कौन है, तो ये जो है हम लोगों का जो चैप्टर दिगंध में है, 4था चैप्टर है, उसी का लेखक हैं, उसी के राइटर हैं। और इनके बारे में हम लोगों को जानना था, जैसे कि हर चैप्टर के बारे में हम लोग हर चैप्टर जब पढ़ते हैं तो राइटर के बारे में जानते हैं, एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं ना, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। और जब भी हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं तो उसमें 5, 7, 10, 12 जितना क्वेश्चन होता है हम लोग वहाँ टेस्ट भी लगा लेते हैं, ताकि वहीं का वहीं लगभग क्लियर हो जाए। रीज़न ये है कि यहाँ रटने वाला सिस्टम नहीं है, समझने वाला है। और हम बोलते हैं ना कि ऑलमोस्ट हम लोगों को क्या करना है, ऑलमोस्ट हम लोगों को हमेशा 1 घंटा, जैसे कि आज हमको लग रहा है 20 से 25 मिनट में हो गया, है ना। अब इतना देर में अगर हो गया तो कल हो सकता है 1.25 घंटा लग जाए, तो लगभग में 1 घंटा का एवरेज हम लोगों को लगता रहेगा, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, इनके पूरा संपूर्ण पाठ के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे लाइन बाय लाइन, और बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ, है ना। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।